के कैपिटल टॉक शो में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जो बजट पेश किया है वो ऐसे दौर में पेश किया जब पूरी इकोनॉमी राजस्थान की इकोनॉमी एक चुनौतियों से जूझ रही थी। ऐसे समय में जो मुख्यमंत्री एक जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें माना जा रहा है कि लगभग सभी सेक्टरों को राहत मिलती दिख रही है। कितनी राहत मिली है, कितनी राहत नहीं मिली है, हम इसी पर बात कर रहे हैं कि किस सेक्टर को कितनी राहत मिली है और कहाँ कमी रह गई है, कहाँ और अपेक्षाओं की जरूरत है, कहाँ प्रयास की जरूरत है। चाहे वो पर्यटन इंडस्ट्री हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी रियल एस्टेट हो या फिर हैंडीक्राफ्ट हो, सभी आपका जेम्स ज्वेलरी हो, सभी जगह कुछ ना कुछ राहत दी गई है। टैक्स से लेकर नए योजनाओं को लेकर राहतें दी गई हैं। अब हम जो भी हमारे पास जो भी गेस्ट हैं, हम हमसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ सभी सेक्टरों से गेस्ट हैं, हमारे साथ सभी सेक्टरों से प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपना परिचय और अपना जो भी सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वो जरूर बताएं। आज जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ से, क्रेडाई राजस्थान की तरफ से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। देश के अंदर जो आवासीय क्रांति जिसे मैं कहता हूं, आवासीय हाउसिंग फॉर ऑल का जो मिशन नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है, उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने आज बजट में जो राहतें दी है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा सेक्टर को। और जो स्टैंप ड्यूटी के अंदर जो 50 लाख तक के फ्लैट हैं, हमारी एक मांग रही है क्रेडाई राजस्थान की कि कोविड काल को देखते हुए स्टैंप ड्यूटी में रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाए, उसको उन्होंने रिड्यूस किया है। उसके लिए भी हम राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ध्यान में रखा है, जिस तरह से सड़कों के निर्माण की घोषणाएं हुई है, नालियों के निर्माण की घोषणाएं हुई है, शहरी विकास के आगे बढ़ने की घोषणाएं हुई है, जैसे ग्रेटर नीमराना के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात, ग्रेटर भिवाड़ी के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इससे काफी फायदा होगा, रोजगारों का सृजन होगा और आम आदमी को राहत मिलती नजर आएगी। और कोरोना काल से जूझता हुआ आम आदमी इस राहत की अपेक्षा कर रहा था और राज्य सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए ये राहत प्रदान की है। क्रेडाई राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है इस कार्य के लिए। तो क्रेडाई का एक ओपिनियन है कि इस बजट से काफ़ी कुछ रियल एस्टेट को राहत मिली है। हमारे साथ दूसरे सेक्टर से भी गेस्ट हैं। सर, थोड़ा बताएं क्या रहा। आज जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के लिए जो घोषणाएं करी है, वो काफ़ी कुछ हमारी इस आज के सिनेरियो को देखते हुए हमको काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। हमें आगे उम्मीद है कि हमारी और जो जायज़ मांगे हैं मुख्यमंत्री जी, उस पर भी विचार करेंगे। हम आज के इस बजट के जो घोषणाएं हुई है उसमें हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमको और भी इसमें बजट का फाइन प्रिंट अभी और भी सामने आएगा और पता चलेगा कि क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। तो इसमें हो सकता है कि आप लोगों की जो भी अपेक्षित मांगे हैं वो भी पूरी होती दिख रही हों और भी बजट सेशन चलता रहेगा, उसमें हो सकता है कि मांगे आप लोगों की मान ली जाएं। आज का जो ओवरऑल बजट आया है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो एक तरीके से एक नॉर्मल कोर्स में बहुत मतलब कहते हैं ना बैलेंस्ड बजट है, जिसमें कि है ना आम जनता को देखते हुए, वैसे भी है ना देखा जाए ना तो बहुत पुराने मुख्यमंत्री जी के जो अपनी है ना वो जो रहा है ना अपना व्यक्तित्व रहा है, जिस तरीके से वो बैलेंस्ड करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जिस तरीके से हम सोचते हैं कि अब भाई हमको कुछ मिला या नहीं मिला या कुछ ओवरऑल देखना पड़ता है, वैसे भी सरकार जो चला रहा है उसको तो देखना ही पड़ता है। एनीवे, बाकी का तो है ना ये देखा जाए ना कि जो उन्होंने जो अभी कल्याणकारी योजनाओं में सबसे बड़ी जो चीज़ निकाली है इंश्योरेंस के लिए, एक आम आदमी के लिए बैलेंस्ड जो काम किया है ना, सबसे बड़ी बात होती है सब अपने लिए बोल लेते हैं, गरीबों के लिए नहीं बोल पाता। तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपने लिए बोला है, सरकार की तरफ से जो गरीबों के लिए निकाला है ना, इंश्योरेंस फ्री तरीके से एकदम, उसके लिए नॉर्मल कोर्स में जो भी बीमारी के लिए बंदा जाएगा उधर, वो उसके लिए फ्री हो कॉस्ट होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है, ये इसका है ना एक तरीके से यूएसपी है इस पूरे बजट का। बाकी का तो देखिए सब ओवरऑल हमारी मांगे और उनकी डिमांड और ये सब तो ऑलरेडी चलती ही रहेंगी। रियल एस्टेट के बारे में ये है कि रियल एस्टेट में मैं क्रेडाई का मेंबर भी हूँ, तो 50 लाख तक के उन्होंने जो रिड्यूस किए हैं, स्टैंप ड्यूटी रिड्यूस किए, उसके लिए स्वागत योग्य कदम है ये। आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि जो EWS और इस तरीके के जो प्रोडक्ट इन्होंने जो
बिल्डर्स के साथ में जोड़ रखे हैं ना, गौर फरमाएं उसके ऊपर भी, वास्तविकता में उससे कोई फायदा वाली बातचीत लगती नहीं है, क्योंकि अधिकतर तो है ना, ये ज्यादातर खाली पड़े हुए हैं। और मुख्यमंत्री और जन आवास योजना, ये सारी की सारी योजना है ना, किसी ना किसी पैटर्न पे लास्ट में जाकर के बिल्डर के ऊपर और फिर अंत में जाकर के उपभोक्ता के ऊपर ये कहीं ना कहीं तो डालती है, इफेक्ट डालती है। बिल्कुल। तो जैसे एक मुहावरा चलता है, रोटी कपड़ा और मकान, तो इस बजट में अगर बात करें तो सेहत, सुरक्षा और मकान की बात की गई है। सेहत भी दी गई है, महिलाओं की सुरक्षा की बात भी की गई है, मकान की बात भी की गई है। तो एक नए तरीके के एक विमर्श उभर के आया है। सर आप बताएं। राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग, मुख्यमंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया है, उस बजट के दौरान मुख्यमंत्री जी ने एक आम आदमी के लिए EWS LIG कैटेगरी के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी में जो वेवर किया है, जो छूट दी है, जो आधी की है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का हमारी तरफ से और राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से, राडा की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बैलेंसिंग एक्ट का काम किया है, सभी को कुछ न कुछ दिया है। हम देख रहे हैं सभी सेक्टर इसमें काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यशस्वी शर्मा जी भी हैं, सर बताएं। मेरा नाम यशस्वी शर्मा है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, उसके साथ बिजनेस भी उतना ही जरूरी है, अदरवाइज वो तीनों आएंगे नहीं। इस बजट के अंदर चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन देखें, रियल एस्टेट देखें, टूरिज्म देखें, टूर एंड टूरिज्म इंडस्ट्री देखें, सबके लिए सरकार ने कोशिश करी है इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ ना कुछ उसके अंदर डाला जाए, सो दैट जो रोटेशन मनी का है वो घूमे। हम पिछले कई दिनों से ट्रेड एसोसिएशंस के बिहाफ पे भी कोशिश कर रहे थे कि जो लंबित मामले पुराने पड़े हुए हैं और उस जिसकी वजह से अननेसेसरी सरकार के एफर्ट्स भी लगते हैं और व्यापारी भी काम में पूरा ध्यान नहीं लगा पाता है, तो उसके लिए एक बहुत वाइड स्प्रेड और बड़ी ट्रांसपेरेंट एक एमनेस्टी स्कीम अभी इस बजट के अंदर आई, जो 2-3 साल से घोषणाएं हो रही थी लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। उस स्कीम के अंदर काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स, इवन टैक्स की छूट भी पहली बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। इंटरेस्ट पेनल्टी अपार्ट फ्रॉम दी 100% वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, टैक्स का भी वेवर उसके अंदर दिया गया है। तो ये एक बहुत सकारात्मक कदम सरकार की तरफ दिखता है कि कोविड की परिस्थितियों में वो व्यापार को कुछ ना कुछ सहायता देना चाह रहे हैं। प्लस स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी अच्छी घोषणाएं की गई है और एक नया जो सोशल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी एक आ रही है, वो एक नया कॉन्सेप्ट है जिससे मुख्यमंत्री महोदय ने अपने स्पीच में कहा कि हम गरीबों के लिए या जो सड़क पे जो सिग्नल्स पे लोग हैं उन लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। और उसमें अगर कोई भामाशाह बन के अगर कोई प्रॉपर्टी अपने दान देना चाह रहा है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी में भी उसमें रिलैक्सेशन दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये बड़ा बैलेंस्ड बजट है जिसमें सभी सेक्टर्स को कुछ ना कुछ दिया गया। तो बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। कर सलाहकार लोग सामान्यतः संतुष्ट नहीं होते, लेकिन अभी फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी, मैं अनिल कौशिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वाकई मैं कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार एक जादुई बजट दिया है। पेंडेमिक से निकलने के बाद में जबकि सभी सेक्टर्स, सभी के सेंटिमेंट्स डिप्रेस्ड थे, उसमें इतना संतुलित बजट देना, करीब करीब सभी सेक्टर्स में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो कृषि है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, इवन जो पिछली योजनाओं में किसानों के लिए इन्होंने 8,000 करोड़ खुद ने माफ़ किए, 6,000 करोड़ पुरानी सरकार की जो बाकी थी वो माफ़ किए। इसके अलावा 16,000 करोड़ रुपए के नए उन्होंने लोन्स, बिना इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए भी घोषणा की है। तो क्योंकि कृषि प्रधान हमारा राज्य है और कृषि को यदि बूस्ट मिलेगा तो सारे सेक्टर में, सारी इकोनॉमी में बूस्ट आना ही आना है। तो और इसके अलावा क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं कहूँगा टैक्स में भी इन्होंने जो सबसे अच्छी बात की कि नया टैक्स कोई नहीं लगाया और स्टैंप ड्यूटी में राहत दी है। रियल सेक्टर के बहुत सारे पुरोधा यहाँ बैठे हैं तो सब खुश हैं इस बात से और मैं समझता हूँ कि आम आदमी भी बहुत खुश होगा क्योंकि बहुत समय से जिनकी अपनी योजनाएं चल रही हैं मकान खरीदने की, 50 लाख रुपए तक के मकान पे आपकी ड्यूटी घटा करके कम से कम जून तक तो 4% कर दी 6% से। और संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। एक जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी, हालांकि शायद उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, कि यदि कोई घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है तो उसको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। अब तक तो ये थी कि उससे पूछताछ की जाती थी, उसकी बेचारे की पूरी परेड होती थी। अब ये एक प्रोत्साहन है कि यहाँ एक संवेदनशीलता नजर आती है। मैं सच में कहूँगा कि मुख्यमंत्री बहुत बधाई के पात्र हैं। बस एक शंका जो मन में है वो ये है कि बजट घाटा लगातार बढ़ रहा है, प्रदेश पे कर्जा भी लगातार बढ़ रहा है और इन योजनाओं की क्रियान्विति में कितना कुछ हो पाएगा
बस इसके अलावा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल, तो बजट संवेदनशील है। अब जरूरी है कि संवेदनशील तरीके से उसका कार्यान्वयन भी हो। उसका क्रियान्वयन हो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान को पूरे देश में सबसे आगे निकलने से कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सारे सेक्टर्स को बजट में टच किया है। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की हम बात करें तो हमारी एक डिमांड थी कि भिवाड़ी और निमराना के आसपास एक इंडस्ट्रियल पार्क आना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक अलग से एरिया दिया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो ग्रेटर इंडस्ट्रियल पार्क की जो घोषणा हुई उसमें निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा। और ओवरऑल हम देखें तो बहुत ही बैलेंस बजट है। छोटी छोटी चीज़ें का ध्यान रखा गया है। जैसे स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए का जो अनुदान है वो वाकई में एक युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन की बात है। और 50 करोड़ रुपए का जो 10 साल के लिए इंटरेस्ट में सब्सिडी की जो बात की गई है वो भी निश्चित रूप से सराहनीय है। तो कोविड के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे मोबाइल हो, टैबलेट हो, एक तरह की जरूरत की चीज़ें बनकर उभरी हैं। उनके बिना लोगों का गुजारा मुश्किल था। तो ये वाला सेक्टर भी खुश नज़र आ रहा है। ये वाला इस तरह के बजट कम ही आते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वाले भी इतने खुश नज़र आए। मैं सभी महिलाओं की तरफ से भी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स किए हैं फॉर विमेन। और अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो जैसे कि 2% की जो रियायत दी गई है स्टैम्प ड्यूटी के अंदर, उस पर अगर हम 30% का सरचार्ज और जोड़ें तो लगभग 2.6% की छूट मिलती है। 1,30,000 का एंड यूज़र को फ़ायदा मिलता है 50 लाख की रजिस्ट्री पे, जो कि एक बहुत कंसिडरेबल अमाउंट है, विच इज़ वेरी गुड फॉर एंड यूज़र। साथ ही पुत्र वधू को भी पुत्री के ही दायरे में लाते हुए जो रियायत दी गई है स्टैम्प ड्यूटी के अंदर, सेम रियायत दी हुई है, विच इज़ वेरी गुड फाइनेंशियली, बट इसका सोशल इम्प्लीकेशन भी है क्योंकि आप उसको ब्लड रिलेशन के दायरे में ला रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अनाउंसमेंट। साथ ही आप ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए जो आप रजिस्ट्री कराते हैं उस पर आपने स्टैम्प ड्यूटी फ्री कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एंड यूज़र के लिए बहुत अच्छी बात है। तो वी कंग्रेचुलेट चीफ मिनिस्टर फॉर दिस एक्सेलेंट बजट। बिल्कुल, तो इस बैलेंसिंग एक्ट में सिर्फ गरीब और सभी सेक्टर नहीं है, जेंडर बैलेंसिंग भी इसमें हम देख रहे हैं। बेसिकली जो आज का बजट है बहुत ही अच्छा बजट मुख्यमंत्री ने दिया है, हम उसके बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। साथ में हम राजस्थान पत्रिका को भी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने पीछे सीरीज़ ऑफ न्यूज़ चला करके एक पॉजिटिव सोच के साथ में ये मैसेज हमारे सरकार तक पहुँचाया और उसकी वजह से ये आज जो स्टैम्प ड्यूटी में उन्होंने कम किया है, रियायती दी है, उसका बहुत बड़ा लाभ जो है हमको मिला है, रिलेशन को मिला है। इसका बहुत बड़ा योगदान राजस्थान पत्रिका को भी जाता है। इसका हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को इसमें कवर किया है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर स्टैम्प ड्यूटी को बिल्कुल आधा कर दिया है। उससे गरीब लोगों की जो फ्लैट्स बनेंगे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और 50 लाख तक के घरों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा उन्होंने दिया है कि जैसे मैडम ने बताया कि 1,30,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी कम हो गई है। इसमें बेसिकली ये था कि स्टैम्प ड्यूटी जो है सभी वर्गों के लिए अगर कम की जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि घरों की डिमांड जो है, घरों की जो नीड है सभी तरह के वर्गों को है। आज कोरोना के बाद में एक अलग से एक नीड निकल के आई है। लोग अपना आशियाना खरीदना चाहते हैं, लोग अपना किराए का घर छोड़ करके अपना खुद का आशियाना में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो सभी वर्गों के अगर ये की जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी हम बहुत शुभकामना देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कुछ 50 लाख तक के लोगों को छूट दी। और इसके अलावा जो उन्होंने कन्वर्जन के बाद में जो बहुत डीएलसी प्राइस बढ़ जाती है, होटल्स में है, रिसोर्ट्स में है, स्कूल्स में है, एजुकेशनल में है, उसकी डीएलसी के लिए स्टडी करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसकी वजह से तर्कसंगत डीएलसी हो पाएगी। बेसिकली इनकी डील्स नहीं हो पा रही थी, ये जो कन्वर्जन के बाद में इनकी डीएलसी बहुत अनिश्चित हो गई थी और इससे एक आर्थिक गति भी प्राप्त होगी राजस्थान सरकार को और बहुत बड़ा फायदा इकोनॉमी को होने वाला है। बिल्कुल, तो बैलेंस एक्ट के साथ ग्रोथ भी हम देखने को मिल रही है। डीएलसी रेट और स्टैम्प ड्यूटी कम करने के बाद ओवरऑल सभी इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी, ऐसा माना जा रहा है। ओवरऑल बजट की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव बजट है। कोरोना काल के बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो सुनने को नहीं मिल रही थी वो अब सुनने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्री को भी काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, ओवरऑल स्टेट के डेवलपमेंट में भी ये सहायक होगा। मैं हमारी इंडस्ट्री की बात करूं तो हमारी इंडस्ट्री सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। जिस प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा होता है उसका डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होता है। तो जो स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन का जो हुआ है, जो समवॉट ऑन द लाइंस ऑफ मुंबई मॉडल है स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन, तो उससे मेरे को लगता है कि प्रदेश में डेवलपमेंट बढ़ेगा, मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी। तो ओवरऑल बात करें तो एक पॉजिटिव बजट। देखिए, ओवरऑल बजट
ओवरऑल बिल्कुल बैलेंस्ड है। सस्टेनेबिलिटी पे बहुत अच्छा काम किया गया है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत अच्छा प्रमोशन है। और जो कि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो एवरेज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी सेंटिमेंटली बहुत अच्छा काम किया गया है। आई बिलीव कि फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर काफ़ी अच्छा सेल्स में इम्प्रूवाइजेशन आएगा, लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा कि वो अपना घर फाइनली खरीदें। एंड आई बिलीव कि इस वजह से ओवरऑल जीडीपी में भी काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। एंड बिकॉज हमारी इंडस्ट्री 256 अदर इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है, तो उन इंडस्ट्रीज़ को भी इनडायरेक्टली काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। कोविड के दौरान जो सबसे ज़्यादा जरूरत चीज़ थी कि सेंटिमेंट्स अपलिफ्टमेंट की, वो इस बजट ने कर दिखाया है, ऐसा बिल्कुल देखने को लग रहा है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बजट स्टिल नाउ, क्योंकि ना कि इसने सिर्फ हायर इनकम क्लास ग्रुप्स के बारे में सोचा है, बल्कि लोअर और मिडिल इनकम क्लास ग्रुप्स के बारे में भी सोचा है, और ये सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। डीएलसी के अंदर 10% रिडक्शन और लोअर देन 50 लाख फ्लैट्स में स्टैम्प ड्यूटी 6% से 4% रिड्यूस हुई है। ये हमारे सेक्टर के लिए एक बहुत ही एनकरेजिंग न्यूज़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमारे सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री जी को सब जगह से बधाई मिल रही है। बधाई एक्चुअली जो है पूरे हमारे पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए है बेसिकली। जिस प्रकार से कोरोना को देखते हुए लोगों के पास में परचेजिंग पावर आनी चाहिए थी, माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी कोशिश की है कि पब्लिक के पास पैसा आए, और इसी को देखते हुए उन्होंने काफ़ी छूटें प्रदान की है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो स्टैम्प ड्यूटी की बेनिफिट दिया है वो भी बड़े सराहनीय है कि 50 लाख के ऊपर 2% का बेनिफिट दिया है, और EWS LIG को जस्ट आधा कर दिया है। ये बेनिफिट जून तक है। मेरी मीडिया के माध्यम से ये अपील रहेगी कि अगर इस बेनिफिट को पूरे साल भर के लिए कर दिया जाए तो राज्य सरकार को भी बेनिफिट होगा, वह बिल्डर्स को भी बेनिफिट होगा। बिल्कुल। तो जो उम्मीदें अभी बाकी हैं, और जो ये अपेक्षा की जा रही है कि जो रिलीज दी गई है रियल एस्टेट सेक्टर में, उसको कुछ और हमारे लिए बढ़ाया जाए। इस चुनौतीपूर्ण समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर सेक्टर को एक बैलेंस किया है, और जिस तरीके से इन्होंने बैलेंस किया है चीज़ों को देखते हुए, और रियल एस्टेट सेक्टर में भी राजस्थान पत्रिका के माध्यम से भी हमने काफ़ी डिमांड की है। राजस्थान पत्रिका ने इसमें काफ़ी सहयोग भी किया है हमारा, कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनी है, और ये अफोर्डेबल पे और डीएलसी को भी तर्कसंगत बनाया है, और स्टैम्प ड्यूटी में राहत दी है जिस तरीके से। और मेरा भी यही निवेदन होगा कि इसको पूरे साल तक किया जाए, तो ये और सरकार के लिए और आम जनता के लिए और बिल्डर्स के लिए सभी के लिए एक राहत का विषय होगा। फिलहाल इस चर्चा में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि हमारे साथ और भी सेक्टर से, ऑटो सेक्टर से भी कई प्रतिनिधि जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं ब्रेक पे, कहीं मत जाइए, जुड़ते हैं ब्रेक के बाद। पत्रिका की पहल का बड़ा असर, हमने बताई समस्या, सरकार ने किया समाधान। राज्य बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान, बजट से पहले पत्रिका बना जनता की आवाज। अब किस तरह की पॉलिसी का आपका अनुमान है? आप अगर टैक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदल दें। सर ये चीजें भाषण में बड़ी अच्छी लगती हैं, जब सरकार बोलती है कि हमने ये ऑडिट हटा दी और ये चीज कर दी। टूरिज्म पे बहुत ध्यान देना होगा। सरकार ने लगाई मुहर, उम्मीदों को मिली परवाज, व्यापारियों ने एक सुर में कहा। पत्रिका टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने जन जन की आवाज मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। आगे बढ़ के रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग करी है, उसके लिए मैं राजस्थान पत्रिका समूह को पूरे रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी और क्रेडाई की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि जितना मैटर्स राजस्थान पत्रिका ने उठाए हैं, शायद किसी दूसरी समाचार एजेंसी ने नहीं उठाए हैं। पत्रिका टीवी का सराहनीय कदम के लिए सराहना करना चाहता हूं। पत्रिका है तो पॉसिबल है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि ऑटो सेक्टर को किस तरह की राहतें मिली हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ ऑटो सेक्टर से भी प्रतिनिधि हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। हम ऑटो रिटेल सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बजट के लिए डेफिनेटली इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट।
राजस्थान स्टेट को हम एक अलग लेवल पे लेकर के जाएंगे इस बजट के बाद में, एंड स्पेशली कोरोना के बाद में इस पर्टिकुलर बजट की बहुत ज़रूरत थी, जिसमें कोई भी नया टैक्स नहीं आया। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब इसके लिए खुश हैं, क्योंकि हर एक आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई, क्योंकि जो रेवेन्यू में डेफिसिट चल रहा है अभी सरकार के, कोई ना कोई नया टैक्स लगेगा। आज की डेट में कोई नया टैक्स नहीं लगा है। पर्टिकुलरली अगर मैं हमारे सेक्टर की बात करूं, ऑटो रिटेल सेक्टर की, तो हमारी बहुत टाइम से इवन राजस्थान पत्रिका के माध्यम से हमने सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाने की कोशिश करी बड़ी बार कि जो यूज्ड कार सेगमेंट है, यूज्ड कार्स आज की डेट के अंदर में करीब करीब 4 गुना ज़्यादा बिकती है नई गाड़ियों से। उसके अंदर राजस्थान के अंदर में सबसे ज़्यादा टैक्सेस थे, करीब करीब 25% हम नई गाड़ी का जो टैक्स था उसका हम टैक्स देते थे। इस बजट के अंदर में सरकार ने उसको आधा कर दिया है, अब सिर्फ 12.5% आपको टैक्स देना होगा, जहाँ ये एक साल के लिए करा गया है। उम्मीद है कि इसको और आगे शायद सरकार एक्सटेंड करेगी, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ ओरिएंटेड बजट फॉर आवर स्टेट। तो ऑटो इंडस्ट्री भी खुश है कि जो है ना, जो यूज्ड कार हैं जो कि काफ़ी डिमांड में रहती हैं, उन पर भी टैक्स कम किया गया है। जैसे कि साई ने बताया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो पुरानी गाड़ियों का एक हमें राहत मिली है, वहीं हमारी उम्मीद थी कि जो नई गाड़ियां बिक रही हैं उनका जो टैक्स है वो अपने जो पड़ोसी प्रदेश हैं उनके बराबर लाया जाए। हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो भी हमारी मांग पूरी की जाएगी। ओवरऑल जैसे बाकी सब लोगों ने बताया है कि एक पॉजिटिव बजट है, इंफ्रा पे अच्छा स्पेंड होने वाला है। ये जो पॉजिटिविटी है ये एक अच्छा सेंटिमेंट लेके आता है और हमें उम्मीद है इस सेंटिमेंट से नई गाड़ियों की बिक्री भी इम्प्रूव होगी। एक दो चीज़ें जो और अच्छी बताई हैं, कुछ नए बसों का ग्रामीण सेवाओं में डालने की बात हुई है। अर्बन और रूरल एरियाज़ को जोड़ा जाएगा और हमें उम्मीद है कि बसों की भी आज एक बिक्री बढ़ेगी, इससे तो इसमें भी एक पॉजिटिविटी आएगी। तो ओवरऑल एक अच्छा बजट है। थैंक यू। बिल्कुल। तो बस सेक्टर जो कि एक लग्जरी बस सेक्टर है उसको भी राहत मिली है। कैपिटल टॉक शो में हम लंबे समय से मुद्दा उठाते रहे हैं कि स्टाम्प ड्यूटी कम की जाए और जो है ना डीएलसी को तर्कसंगत बनाया जाए। ये सारी मांगें मान ली गई हैं। इसके अलावा भी पर्यटन सेक्टर में भी मांग मानी गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे संवेदनशील हैं, उसी संवेदना को हमारी रियल एस्टेट को उन्होंने समझा है और डीएलसी रेट और जो स्टाम्प ड्यूटी में जो कमी की है, उन्होंने एक से कई निशाने साधे हैं। इससे रोजगार के अवसर राजस्थान में बहुत बढ़ेंगे, साथ में गवर्नमेंट का जो राजस्व है वो भी इससे बढ़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनापूर्ण ये बजट दिया है और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। तो फिर से यही बात उभर के आ रही है कि बहुत ही संवेदनशील बजट है, सभी पक्षों का ख्याल रखा गया है। कोविड पैंडेमिक के बाद में ये जो बजट आया है ये इकोनॉमी को रिबूट करने वाला बजट है और जैसा कि मुख्यमंत्री की छवि है, उन्होंने उस सकारात्मक माहौल को बनाते हुए उस तरह का बजट पेश किया है। एवं कुछ चीज़ें जो आई है इस बजट में निकल के, जैसे रिजॉर्ट हाउसिंग का नया कॉन्सेप्ट आया है, वो बहुत ही सराहनीय है। एवं स्टैम्प ड्यूटी को कम किया है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी में जैसे बता रहे हैं कि बहुमंजिला इमारतों पे, तो बहुमंजिला इमारतों के साथ मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि इसको सभी सेक्टरों पे, जैसे विला पे, मकान पे, सब पे करता है तो उसका ज़्यादा असर आता एवं इससे इकोनॉमी को और बूस्ट मिलता। एवं मैं पत्रिका टीवी का सराहनीय कदम के लिए सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे अब तक, उन सब का इसमें समावेश करने की कोशिश करी गई है। एवं ओवरऑल ये बजट पूरा बैलेंस्ड है और इकोनॉमी को रिबूट करने वाला है। इससे काफ़ी सकारात्मक माहौल मिलेगा राजस्थान राज्य को। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ हर सेक्टर के प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं और कैपिटल टॉक में हम बार बार मुद्दा उठाते रहे हैं कि किस तरह की हमारी इंडस्ट्रीज की मांग है। तो हम एक और सेक्टर से बात करते हैं, जानते हैं कि इस सेक्टर की क्या अपेक्षाएं थी और कितनी पूरी हुई। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत समय से डिमांड थी कि डीएलसी रेटों को ठीक किया जाए, विसंगति को दूर किया जाए, स्टैम्प ड्यूटी के रेट को कम किया जाए, एमनेस्टी स्कीम लाई जाए और भिन्न तरह के रजिस्ट्री, एनीवेयर रजिस्ट्री का प्रावधान किया जाए। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि जो ऐसा सेक्टर जिससे रोजगार सबसे ज़्यादा सृजित होता है, सबसे एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार इसमें मिलता है और जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट का है, ऐसे सेक्टर को पहली बार उन्होंने बहुत अच्छा महत्ता दी है इस बजट के माध्यम से। और उनके चेहरे पे जो खुशी थी उससे लगता है कि उनको जादुई जो उन्होंने आंकड़ा छोड़ा है उससे राज्य के अंदर रोजगार में इस सेक्टर से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। स्टैम्प ड्यूटी के अंदर 2% जो कम किया है, मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 50 लाख तक के लिए लागू है, उससे ऊपर लागू नहीं होगा। तो 50 लाख का अगर कोई फ्लैट खरीदता है तो उसे 1,30,000 का प्रत्यक्ष रूप से स्टैम्प ड्यूटी में राहत मिलेगी।
तो ये बहुत बड़ी एक राहत होती है, क्योंकि आदमी जो मकान खरीद रहा है खाली 15% 10% अपने मार्जिन मनी से खरीदता है, बाकी लोन लेता है, तो उसका घर का पैसा तो 8-10 लाख ही लगा रहा है। 8 लाख के अंदर 1.25 लाख 1,30,000 की राहत उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। और इस वजह से स्टैम्प ड्यूटी के चक्कर में रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई थी, वो सब रजिस्ट्रियाँ अब हो पाएंगी। और डीएलसी की वजह से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इनके अंदर बड़ी विसंगति चल रही थी कि आज अगर डीएलसी से कम रेट में मार्केट रेट आ गई थी, हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें इनकम टैक्स की डीम्ड इनकम मानते हुए वो तकलीफ आती थी, स्टैम्प ड्यूटी की आती थी और अन्य विसंगतियाँ थी। तो अभी 10% जो डीएलसी के रेट सीधे तौर पे कम किया है, तो ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। एक ये क्या था, गांव-गांव में जैसे आज बस्सी जाना है, तुंगा जाना है, फागी जाना है, रूरल एरियाज में, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आदमी को रजिस्ट्री कराने के लिए जाना पड़ता था। तो आज जो घोषणा की गई है उसमें बताया कि एनीवेयर रजिस्ट्री का एक प्रावधान किया है, तो कहीं से भी आदमी कहीं की भी रजिस्ट्री करा सकता है। जैसे आज बैंकों के अंदर हम कहीं से भी किसी बैंक की ब्रांच से पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, एटीएम से ले सकते हैं, वैसे रजिस्ट्री भी कहीं बैठ करके कहीं भी किसी करा लो। तो ये बहुत बड़ा एक कदम होगा, इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो। और एक जो चीज़ है कि बहू और बेटी, ये एक अंतर था कि बेटी के लिए अगर कोई गिफ्ट करता है तो उसमें 1% स्टैम्प ड्यूटी थी, बहू को करता है तो 2.5% स्टैम्प ड्यूटी लगती थी। तो बेटी और बहू में अंतर आज के ज़माने में बड़ा अटपटा लगता था, तो इसको भी उन्होंने एड्रेस किया है और दोनों को बेटी के दर्जे पे मानते हुए 1% दोनों का किया है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य सामाजिक तौर पे, और बहू बेटी के मामले में देखते हैं, पारिवारिक दृष्टि से देखते हैं तो बहुत ही एक सेंसिटिव इश्यू को इन्होंने टच किया है। और बेटे पोते नाती नाती दोती को जो सीधे रूप से कोई गिफ्ट करते हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी पूरी फ्री कर दी है कि थर्ड जनरेशन को अगर हम देते हैं तो थर्ड जनरेशन को सीधा आप गिफ्ट करें और आप अपने जो आनंद लिया है उस आनंद को ट्रांसफर करें, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी फ्री कर दी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्वागत योग्य कदम है। और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी ज़मीन की कि आज कोई रिजॉर्ट हाउस बनाना है या आपके अम्यूजमेंट कोई बनाना है, तो उन चीज़ों के लिए एरिया जो था 5 एकड़ का कुछ चीज़ों में था, वो प्रावधान को थोड़ा कम ज़मीन पे इन्होंने किया है, तय किया है, तो उससे भी इस चीज़ को बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस सेक्टर में लगभग 250-300 इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। इन इंडस्ट्रीज के माध्यम से बहुत बड़ा रोजगार सृजित होता है, तो रोजगार का काम होगा और दूसरा जीडीपी में मदद मिलेगी। तो इस सेक्टर को एड्रेस करना राज्य हित में है और मैं समझता हूँ इस जो राहतें दी हैं, इससे जो तकलीफों का दौर निकला है उसमें काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ आगे भी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की एक और डिमांड थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का रोल है। तो नेक्स्ट ये अगर होता है तो आज रोड ब्रिजेज बनते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हाउसिंग का है। तो हाउसिंग को भी रियल एस्टेट का जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा अगर दिया जाता है तो मैं समझता हूँ इस सेक्टर को और बड़ी राहत मिलेगी और सही मायने में आम आदमी का सपना अपना घर हो अपना, ये एक जो सपना है पूरा होने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो जैसा कि हम बात करते आ रहे थे कि रोटी कपड़ा मकान एक बुनियादी जरूरत होती है, तो इस तरह से सेहत सुरक्षा और मकान एक नया नारा इस बजट में उभर के आया है। नई एक तरह की नई परिभाषा बजट में गढ़ी गई है कि सेहत सुरक्षा और मकान। इसके साथ हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि बहू बेटी जो घर में जो अंतर होता था उस अंतर को भी बहुत ही बारीकी से पाट दिया है और इसको इसमें रजिस्ट्री का जो अंतर था वो आत्माराम जी ने बताया कि इसको भी खत्म कर दिया गया है, जो कि बहुत ही संवेदनशील, तो जैसा कि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि बजट में देखा गया है और इसमें सभी सेक्टरों का, सभी पक्षों का, सभी जेंडर बैलेंसिंग की, सभी अमीर और गरीब का, सभी का ध्यान रखा गया है। तो फिलहाल कैपिटल टॉक में इस चर्चा का इतना ही। हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया, उसमें सभी सेक्टरों को राहत दी गई है। बहुत संवेदनशील बजट माना जा रहा है। यहाँ तक कि इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि हमने देखा कि सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको अगर कोई व्यक्ति पहुंचाता है तो आजकल ये देखा जा रहा था कि उसको लोग पहुंचाने से कतराने लगे थे, उसका भी ख्याल रखा गया है। मतलब बजट सिर्फ आंकड़ों का एक खेल नहीं है, उसमें एक संवेदनशीलता है, उसमें ओवरऑल स्वास्थ्य का और सभी की बेहतरी का लक्ष्य रखा गया है। सिर्फ आंकड़ों का फेर या किसी इंडस्ट्री को उठाना, किसी इंडस्ट्री को राहत देना का लक्ष्य नहीं है। हमारे पूरे प्रदेश का कल्याण हो, आम आदमी का कल्याण हो, यही इसका लक्ष्य है, यही इसका उद्देश्य है। उम्मीद करना चाहिए कि जो लक्ष्य जिस लक्ष्य से बनाया गया है, जिस संविधान से बनाया गया है, उसी संविधान से इसका पालन भी होगा, क्रियान्वयन भी होगा और हम आगे कोविड के संघर्ष करते हुए, कोविड को हराते हुए अगली जो हमारे साल है उसको हम सफलता से अपनी इंडस्ट्री को और अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे। नमस्कार, फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पत्रकार टीवी।